नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। वर्ष 2023 ने बहुत सारे आईटीआई होल्डर्स की ज़िंदगी बना दी, यानी यूं कहें कि उनको सफल बना दिया। लेकिन बहुत सारे बच्चे अभी भी हैं जो कर रहे हैं इंतज़ार आईटीआई आधारित अपनी सर्विस पाने के लिए। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कहाँ रहती है संभावनाएं आईटीआई होल्डर्स की वैकेंसी आने की, कौन कौन सी वो संभावित वैकेंसीज है जो वर्ष 2024 में हमें देखने को मिल सकती है। सो आप अपना टारगेट डिसाइड कीजिए और एकजुट होकर उस वैकेंसी की तरफ आगे बढ़िए। उम्मीद है वर्ष 2024 आपके लिए भी कामयाबी वाला ही होगा। एक एक पॉइंट पर चर्चा करेंगे कि कहाँ वैकेंसी की कितनी संभावना है। पूरा कंप्लीट वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह का अपडेट, कंटेंट और न्यूज़ नोटिफिकेशन इस चैनल पर आपको प्रोवाइड करवाते हैं। आइए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, जहां हमारा टाइटल है कि वर्ष 2024 में आईटीआई वालों के लिए संभावित वैकेंसीज कौन कौन सी है। वर्ष 2023 में कहां पर आई थी या रिसेंट हिस्ट्री में हम देख रहे हैं कि वैकेंसी कहां आती है। एक एक छोटे छोटे डिपार्टमेंट से लेकर फुल बड़े डिपार्टमेंट तक आपको पूरे विस्तार से बताऊंगा कितनी वैकेंसीज क्या रहती है, कैसे आती है। माय डियर, मैंने नंबर 1 पर आज जिसको लिया है उसका नाम है एम्स। हमने देखा वर्ष 2023 में लगभग हर एम्स ने वैकेंसी निकाली। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, यानी जो एम्स होते हैं भारत में बड़े बड़े जितने भी, वो सब वैकेंसीज करते हैं। और लास्ट ईयर तो बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन एम्स में ही हुआ है। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा और इसमें किसी भी आप एक भी फॉर्म को छोड़े नहीं। ख़ास तौर से अगर एम्स में आप टारगेट रखें तो याद रखें कि एम्स में मोस्टली वैकेंसी जब भी आती है ये आपसे एक्सपीरियंस ज़रूर मांगते हैं। तो एक्सपीरियंस होल्डर्स के लिए तो ये और भी अच्छा मौका है, यानी जिनकी आईटीआईज को गैप हो चुका है उन बच्चों के लिए ये और भी ज़रूरी है। हाँ, साथ ही मैं ये भी बताऊंगा कि इन सब के लिए आप एक कॉमन प्रिपरेशन कैसे करें, कौन सी वो चीज़ें हैं जो आपको कैसे पढ़नी है। ये वीडियो पूरा आपके लिए फुल एक तरह से मोटिवेशन वाला ही रहेगा और उम्मीद है कि हर एक पॉइंट आपसे जुड़ा हुआ होगा और आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। पूरा देखिएगा लास्ट तक ज़रूर। तो एम्स में वैकेंसी हमने देखा लास्ट ईयर एम्स पटना, रायपुर, भोपाल, लगभग हर एम्स में, एम्स दिल्ली में भी आया तो वैकेंसी आई थी। उम्मीद करेंगे कि इस बार भी ये वैकेंसी निकालेंगे, क्योंकि हर फाइनेंशियल ईयर में सीटें कहीं ना कहीं सैंक्शन होती है। तो ये हम उम्मीद जता सकते हैं। फिर से कॉमन इसका रहता है। उसके बाद में एनआईटी, ठीक है ना, इसमें भी वैकेंसीज आती है और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बोलते हैं इसे। ये भी पहले तो अलग अलग वैकेंसीज करते थे, लेकिन इस बार एक ऑर्डर निकाल दिया था जिसमें कहा गया था कि सभी एनआईटी जो है वो एक ही वैकेंसी निकालेंगे। तो ये भी पूरी संभावना रहती है। जैसे लास्ट ईयर हमने देखा एनआईटी जोधपुर में भी आया, एनआईटी जालंधर में भी आया और भी एनआईटी कुरुक्षेत्र, लगभग हर एनआईटीज़ ने लास्ट ईयर वैकेंसीज निकाली थी। तो यहाँ भी वैकेंसी की संभावनाएँ रही थी, पूरी संभावना है। और ये भी कहीं ना कहीं 1 वर्ष 2 वर्ष का एक्सपीरियंस ज़रूर मांगते हैं। उसके बाद में आइए माय डियर, नंबर 3 पे जिसको हमने लिया है वो है सेंट्रल पीएसयूज, यानी केंद्र सरकार के पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। भारत सरकार के अधीन जितने भी आते हैं, जिनमें मोस्ट ऑफ आता है सेल। और हमने देखा कि सेल हर साल और हर जो सेल का एक उपक्रम है वो वैकेंसी करता है। जैसे सेल राउरकेला, दुर्गापुर, सेल इस्कॉन, सेल बोकारो। तो सेल में वैकेंसी की बहुत हद तक संभावना रहती है और ये हर वर्ष वैकेंसीज करते हैं। हाँ, आती कम मात्रा में है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। मात्रा मतलब नंबर ऑफ वैकेंसीज, यानी सीटों की संख्या जो रहेगी वो कम होगी। लेकिन अगर अदर हैंड हम सोचें तो हमें तो केवल एक सीट ही चाहिए, और ऐसा कई बच्चों ने लास्ट ईयर रिपीट करके हमें दिखाया है। इसरो में 2-2 सीटों पर सिलेक्शन हमने होते हुए देखा है। एम्स पटना में हमने देखा है जहाँ पर 2 सीटें थी, बच्चों का सिलेक्शन हुआ। सो आप सेल पर पूरी नज़र रखिएगा। केंद्र जो पीएसयू होते हैं सेंट्रल के, उनमें सेल वो सबसे अच्छा डिपार्टमेंट है
और वो डिपार्टमेंट है जो वैकेंसी करता ही करता है, पूरी संभावना है। उसके बाद में जैसे देखो मिधानी मिश्र धातु निगम लिमिटेड, इन्होंने भी वैकेंसीज ये निकालते रहते हैं। नालको हो गया, ये 2-3 तो मैं नाम बता रहा हूँ, बाकी ऐसे सडन न जाने कितने पीएसयूज आएंगे जो आपको अचानक वैकेंसी देंगे। बहुत सारे बच्चे जिनका नाम पहली बार सुनेंगे वैकेंसी की, जहाँ पर उम्मीद ही नहीं होती है। तो सेंट्रल पीएसयू में कहीं ना कहीं जैसे एसजेवीएन, सतलज जल विद्युत निगम, तो इन सब में हमें वैकेंसीज, ये 4 तो मैंने एग्जाम्पल के तौर पर लिखे हैं। बाकी बहुत सारे सेंट्रल पीएसयूज ऐसे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बोलते हैं, जैसे सीरी हो गया, समझते हैं आप, CSIR बोल दो। अब लास्ट ईयर इसने हर जगह वैकेंसी निकाली, पिलानी में आया, चंडीगढ़ में आया। हाँ, सीटें इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए जैसे चंडीगढ़ सीरी में 4 आई थी, पिलानी में भी इतनी थी, 10, 12, 16 सीटें इतनी आएगी। लेकिन सेंट्रल पीएसयू में छोटे छोटे नए जाने कितने विभाग होंगे जहां आपको कॉमन वैकेंसीज देखने को मिल सकती है। तो ये था मेरा नंबर 3 पॉइंट। अब देखो नंबर 4 पॉइंट पर आगे जाने से पहले हम ये चर्चा करें कि हमारा ऐसा क्या रूटीन हो जिससे कोई भी वैकेंसी आए और हम सेलेक्ट हो जाएं। इसके लिए आपको कम से कम, बहुत ज़्यादा नहीं तो कम से कम 4 सब्जेक्ट पर कमांड बनानी होगी, यानी 4 सब्जेक्ट को आपको पढ़ना ही होगा। कौन कौन से है वो 4 मैं एक बार फिर बता दूं। टेक्निकल आपका कॉमन रहता है, कोई भी एग्जाम हो, क्योंकि देखो ITI आधारित वैकेंसी है तो टेक्निकल तो आएगा। हर वैकेंसी हो, हर विभाग की वैकेंसी हो, टेक्निकल में से क्वेश्चन आते ही आते हैं, आपके सब्जेक्ट में रहेगा ही रहेगा। इवन वो डोमिनेटिंग होता है हमेशा, यानी जो ज़्यादा संख्या में क्वेश्चंस आएंगे या ज़्यादा प्रतिशत रहेगा स्कोर का, वो टेक्निकल का ही रहता है। जैसे 100 क्वेश्चन आएंगे तो 50 टेक्निकल होंगे, बाकी 10 10 10 10 4 5 और होंगे। इसलिए टेक्निकल पर पूरी कमांड आपको रखनी है और A to Z पढ़िए। अगर कोई टारगेट आपका नहीं होता है तो मैं हमेशा बोलता आया हूँ, 0 से शुरुआत कीजिए, लास्ट तक जाइए। आपको लग रहा है कि मैंने अभी कोई फॉर्म नहीं भरा और अगले 6 महीने तक कोई वैकेंसी आएगी और मैं फॉर्म भरूंगा, तो 6 महीने में आप अच्छे से रिवाइज कर सकते हो। तो 0 से शुरू किया करो, यानी सेफ्टी, फायर, ऑक्यूपेशन, वहाँ से लेकर बेसिक इलेक्ट्रिसिटी टू इलेक्ट्रॉनिक्स तक, ये शेड्यूल रखा करो। नंबर 2 पर आपको जिस पर कमांड देनी है, रिसेंट हम देख रहे हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसे मैथ बोल सकते हैं साधारण भाषा में, किसी भी भर्ती में ये छूटता ही नहीं है, सेकंड पार्ट ये रहता ही रहता है। तो इस पर भी आप अपनी पूरी होल्डिंग बनाइए। इसको ज़्यादा डीप ले जाने की ज़रूरत नहीं है, 10वीं लेवल का पढ़ लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ, अब कभी किसी एग्ज़ाम में कुछ अलग हो जाए तो किस्मत अलग है। कैसे? जैसे इस वर्ष बार्क में हो गया था, भाभा एटॉमिक रिसर्च में हुआ कि उन्होंने 10th लेवल का ही मैथ दिया, लेकिन दे दिया वैसे मेंसुरेशन और वो क्षेत्र मिति और वो, तो फिर थोड़ी सी हालत टाइट हो जाती है, क्योंकि हमें पता है 10th लेवल की हम मैथ पढ़ते हैं तो मेंसुरेशन से सबसे पहले दूर भागते हैं। खैर कोई बात नहीं। मैथ के बाद में नंबर 3 पार्ट जो आपको रखना है वो रखना है रीजनिंग का, क्योंकि रिसेंट में रीजनिंग भी वो है पोर्शन जो हर एग्ज़ाम में टॉपिक सिलेबस इंक्लूड रहता ही है, चाहे कोई भी हो। रिसेंट अभी देखो OMC, ओडिशा माइनिंग कॉरपोरेशन, महाट्रांसको महाराष्ट्र के ट्रांसमिशन में, और इसके अलावा कोई भी एग्ज़ाम हो, रीजनिंग, मैथ, टेक्निकल, तीनों पोर्शन उसके अंदर जुड़े हुए हैं, तो इसको नहीं छोड़ना है। इसके अलावा नंबर 4 पर आप अगर रखेंगे तो इसको मैं नाम दूंगा GK, GA या GS, यानी जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस। ये वो तीसरा हिस्सा है जो हर एग्ज़ाम में आपको पार्ट के रूप में मिलेगा देखने को, और जिसको शामिल आपको करना होगा। जीके के क्वेश्चंस या जनरल अवेयरनेस, इसमें आपका करंट सबसे ज़्यादा आता है, और स्टैटिक जीके का भी कोई ना कोई क्वेश्चन आ ही सकता है, कोई भी डिपार्टमेंट क्यों ना हो। देखो ये है वो 4 टॉपिक जो हर बच्चे के कवर होने चाहिए। किसी भी हालात में आपका ये पोर्शन 0 नहीं होना चाहिए कि जी मुझे मैथ बिल्कुल ही नहीं आती। अगर ऐसी साइकोलॉजी है तो उसे बदलिए, ठीक है ना, कि जी मैं तो रीजनिंग नहीं कर पाता हूँ, तो बहुत गलत है आपका। इन 4 पर तो कमांड रखनी है, बिल्कुल भी इसमें पीछे नहीं हटना। अब 5वां जो आता है ना, जिसकी और ज़्यादा संभावना है, मोस्टली हमने हर एग्ज़ाम में देखा है, वो है जनरल इंग्लिश।
ये भी हर एग्ज़ाम में जुड़ा रहता है, इसके भी क्वेश्चंस आते हैं। यानी पांचवा सब्जेक्ट आपको जनरल इंग्लिश भी पढ़नी है, और इसके अलावा अगर किसी और एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे तो वो आएंगे सामान्य हिंदी के। सामान्य हिंदी के बाद अगर आप यूपीपीसीएल की तैयारी करोगे तो फिर आपको थोड़ा सा कंप्यूटर पर भी ध्यान देना होगा। लेकिन ये 5 वो है जो हर एग्ज़ाम का कॉमन सिलेबस है, और नहीं है तो बताइए। आप किसी एग्ज़ाम को उठाकर देखिए, लास्ट ईयर डीआरडीओ का एग्ज़ाम हुआ, सीपीआरआई का एग्ज़ाम हुआ, सो मुझे नहीं लगता कि इन 500 के अलावा कुछ और भी है क्या। स्ट्रेटेजी बनाइए, डेली 500 टॉपिक सिलेबस को पढ़ना है, किसी एक को पीछे नहीं छोड़ना। एक में स्पष्ट 0 होने का मतलब होता है आप स्कोर में पिछड़ जाते हैं, न जाने कितना पिछड़ते हैं स्पष्ट हमें पता भी नहीं लगता। खैर आइए, अगला जो वैकेंसी का हमने लिया है वो लिया है इसरो का माय डियर, और हर डिपार्टमेंट इसका वैकेंसी करता है, चाहे वो एसडीएससी हो, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो वीएसएससी हो या एनआरएससी का हो, कोई भी हो। इसरो के भारत में न जाने कितने संगठन है और हर संगठन अपनी वैकेंसी करता है। सो आप इसरो को अपना मूल उद्देश्य बना सकते हैं, और कॉमन सिलेबस रहता है इनका, या तो 100 क्वेश्चन आते हैं या 80 क्वेश्चन आते हैं, और पूरा कंप्लीटली टेक्निकल होता है। मात्र 4 क्वेश्चन मैथ के डालते हैं। सो मुझे लगता है आईटीआई वाले बच्चे जिनकी टेक्निकल पर कमांड पूरी रहती है उनको इसरो बहुत आसानी से सिलेक्शन दिलवा सकता है। सो कीप कंटिन्यू, और टारगेट रखिए अपने, इसरो को वैकेंसी कहीं ना कहीं करेगा। देखो उसके बाद में न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसे हम एटॉमिक पावर परमाणु ऊर्जा भी बोलते हैं, ये वैकेंसीज करते ही रहते हैं। एनपीसीआईएल काकरापार गुजरात, एनपीसीआईएल राउतभाटा राजस्थान, एमपीसीआईएल नरोरा, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। हर वर्ष वैकेंसी निकालते ही है, कहीं ना कहीं से घूम फिर के किसी न किसी यूनिट में वैकेंसी आई जाती है। तो यहाँ भी आप ध्यान रखिएगा। एनपीसीआईएल 3 स्टेज होती है, फर्स्ट स्टेज में नॉन टेक, सेकंड स्टेज में टेक्निकल, और थर्ड फाइनल आपका स्किल टेस्ट होता है। सो इस पर भी आपको ध्यान देना होगा। उसके बाद में आता है माय डियर, जिसे हम डीआरडीओ बोल रहे हैं, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है। यानी ये भी वैकेंसीज, हाँ बीच में जब कोविड का आया था तो रूटीन टूट गया था, नहीं तो हर 2 वर्ष या 1 वर्ष के अंतराल पर वैकेंसीज करते हैं। अब रिसेंट वैकेंसी इनका कंप्लीट लास्ट ईयर हुआ है, वर्ष 2023 में नई वैकेंसी नहीं, क्योंकि वो 22 की वैकेंसी थी। तो हम मान सकते हैं कि वर्ष 2024 डीआरडीओ आपको वैकेंसी दे सकता है, क्योंकि इनके साथ की एक वैकेंसी आ चुकी है। जो नोटिफिकेशन 2 डीआरडीओ के आते हैं, तो टेक्निकल असिस्टेंट और टेक्नीशियन की एक नोटिफिकेशन आती है, वो बाकी है। जो दूसरी आती है साइंटिस्ट वाली, वो लास्ट ईयर वैकेंसी हो चुकी है। तो इस बार हम पूरा मान सकते हैं कि उन दोनों की वैकेंसीज़ पर बहुत ज़्यादा जोर रहेगा। उसके बाद आइए माय डियर, नंबर 7 पॉइंट, जो कि सबसे मोस्ट पॉइंट माना गया है, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, अपने अपने राज्य के विद्युत विभाग, जहां पर उत्पादन, प्रसारण और वितरण की कंपनीज होती है। किस विभाग राज्य में वैकेंसी की संभावना है, तो मैंने सबसे पहले यहाँ पर एमपी को रखा है, क्योंकि मध्य प्रदेश वो स्टेट है जहाँ पिछले कार्यकाल में, यानी वर्ष 2018 से 2023 जो 5 वर्ष का कार्यकाल था, उस दौरान कोई भी वैकेंसी नहीं हुई। हाँ, वर्ष 2019 में एमपी पीजीसीएल में वैकेंसी ज़रूर आई थी, हालांकि उसका भी बाद में 4 नवंबर 2019 को एग्ज़ाम लिया और उसके बाद में वैकेंसी कैंसिल कर दी थी, तो वो भी ना के बराबर थी, नहीं मानेंगे हम, क्योंकि वैकेंसी आपने निकाली, बच्चों ने पेपर तो दिया, लेकिन बाद में कैंसिल कर दी। तो एमपी वो विभाग स्टेट है जहाँ राज्य सरकार को बिजली बोर्ड में वैकेंसी करनी ही पड़ेगी, क्योंकि 5 वर्षों से वहाँ पर कोई वैकेंसी नहीं थी। उसके बाद में यूपीपीसीएल में आती ही रहती है, यूपी आरविनल में हम सोच सकते हैं यहाँ पर नई वैकेंसी का, ये भी हर 1 से 2 वर्ष के अंतराल पर वैकेंसी करते ही हैं, तो उम्मीद जता सकते हैं। राजस्थान में अगर विद्युत विभाग में करें तो वितरण का तो इस वर्ष का नहीं कह सकते, लेकिन उत्पादन निगम में वैकेंसी की संभावना राजस्थान में पूरी रहेगी विद्युत विभाग में, क्योंकि उत्पादन निगम में राजस्थान वाले में वर्ष 2013 के बाद से कोई वैकेंसी नहीं आई है। वर्ष 2013 में उत्पादन निगम में आई थी, जिसे कंप्लीट होते होते वर्ष 2015 आ गया था। तो यहाँ यूँ कह सकते हैं कि पिछले 10 वर्षों से कोई वैकेंसी नहीं हुई है, इसलिए हम पूरी उम्मीद लगा रहे हैं। इसी तरह से बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी में
BSPCL की वैकेंसी जो है तो लास्ट यहाँ भी 2018 में वैकेंसी हुई थी, उसके बाद में यहाँ भी कोई वैकेंसी है नहीं, इसलिए हम उम्मीद जता सकते हैं कि ये भी करेंगे। दो बड़े राज्य मुझे लगता है तो पंजाब और हरियाणा, यहाँ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में वैकेंसी की अब उम्मीद नहीं है, क्योंकि इन्होंने अभी बहुत सारी कर ली, पंजाब वाली तो चल ही रही है, 2500 पदों पर है। तो राज्य बिजली बोर्ड अपनी अपनी वैकेंसीज कर सकते हैं। ये 4 बड़े नाम तो मैंने इसलिए रखे हैं कि इनमें यहाँ वैकेंसी है, बाकी कोई भी विभाग कभी भी निकाल देगा, जैसे हिमाचल प्रदेश वाले निकालते रहते हैं, उत्तराखंड में भी आ सकती है। तो इस तरह से वैकेंसी के जो है वो चांस रहेंगे। उसके बाद में देखिए माय डियर, रेलवे केंद्र सरकार का यहाँ भी 2018 के बाद से वैकेंसी है नहीं, और वर्ष 2023 में आम लोकसभा चुनाव होने हैं, यानी केंद्र सरकार इसमें चुनी जाती है, तो हम यहाँ पूरी उम्मीद लगा रहे हैं। और यहाँ पर ALP और टेक्नीशियन की वैकेंसी का पूरे हद तक चांसेस है, तो इस पर भी आप अपनी नज़र बनाए रखिए और मेहनत कीजिए। राजस्थान इंस्ट्रक्टर के 2500 पदों पर वैकेंसी को मंजूरी मिली हुई है, ये कभी भी वैकेंसी जारी कर सकते हैं, सो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। और उसके बाद में नंबर 10 पर मैंने रखा है अदर्स, यानी कुछ वो विभाग या ऐसे हैं जिनके अचानक नाम हमारे सामने आ जाते हैं, तो वो वैकेंसीज भी हमें देखने को मिल सकती है। जैसे NCL, नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड, वैकेंसी करते आए पिछले 2-3 साल से नहीं हुई। CPRI ने वैकेंसी निकाली थी, NVS ने वैकेंसी निकाली थी, एकलव्य मॉडल स्कूल में भी आ सकती है, NHPC OHPC आ सकती है, पावर ग्रिड ने वैकेंसी की थी, चंडीगढ़ लाइन मैन ने किया था, नोट प्रेस देवास हो गया, नासिक हो गया, इस तरह की वैकेंसी, जैसे नीलेट्स में आई थी इस बार वैकेंसी। यानी नए जाने छोटे छोटे वो कौन से सडन सरप्राइज होते हैं जो हमारे सामने निकल कर आ जाते हैं और हम नोटिफिकेशन डालते हैं कि देखिए वैकेंसी आ गई। सो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप अगर ITI होल्डर है तो उन 5 या 6 सिलेबस पर जो मैंने बताया कमांड रखिए, वैकेंसी कहीं ना कहीं देखने को आपको ज़रूर मिलेगी। कंटिन्यूटी बनाए रखिएगा, बहुत वैकेंसीज आती है छोटी छोटी। वर्ष 2023 आई थिंक बहुत अच्छा रहा था, हर डिपार्टमेंट में लगभग वैकेंसी हमें देखने को मिली थी। उम्मीद करते हैं वर्ष 2023 में आप भी कहीं ना कहीं सिलेक्ट जरूर होंगे। अभी के लिए बस इतना ही था। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।